नमस्कार दोस्तों। ये कहानी मेरे दोस्त के साथ घटी एक सच्ची घटना है। जहां मैं रहता था वहीं पास की एक घटना है। कहानी का मुख्य किरदार खुद मेरा दोस्त है। मैं उस जगह का नाम नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हमारे घर के पास से एक कासरडी नाम की नदी बहती है, जो वांगनी मलंगड़ इलाके से निकलकर तलोजा से होते हुए समंदर में जाकर मिलती है। हम जिस गांव के आसपास रहते थे वो इलाका उस समय बहुत ही सुनसान इलाका था। आज भले ही वहां बहुत से लोग आकर बस गए हैं, लेकिन 2 साल पहले जब हम वहां रहने गए थे तब इतने लोग नहीं थे। नया कंस्ट्रक्शन था और बहुत कम लोग रहते थे। खैर, यह घटना 2 साल पहले की है, जब मेरा दोस्त उमेश अपनी पत्नी मेघा और माँ के साथ यहाँ रहने चला आया था। तब मैं भी वही रहता था, लेकिन हमारे बीच इतनी जान पहचान नहीं थी, क्योंकि मुझे वहाँ आए हुए बस कुछ 1-2 महीने हुए थे। अब आगे की पूरी कहानी मैं आपको अपने दोस्त के नज़रिए से सुनाने जा रहा हूँ, जैसे कि उसने मुझे सुनाई थी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। जिस दिन ये सब शुरू हुआ उस दिन रोज की तरह जोरदार बारिश हो रही थी। मेघा काम से घर आई थी, लेकिन घर जाने से पहले वो बिल्डिंग के नीचे किसी दुकान से सामान लेने चली गई। शाम के करीब 5:30 या 6 बज रहे थे। सिर पर छाता पकड़े हुए वो दुकान से कुछ सामान ले रही थी। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। मेघा ने पलट कर देखा तो वो एक बूढ़ी औरत थी। उसे लगा कि आसपास की ही कोई गांव की औरत होगी। उस औरत ने तब उसे कहा, बेटा, मुझे थोड़ा आगे छोड़ सकती हो क्या? बहुत बारिश हो रही है। मेघा ने मदद करने की इरादे से उसे कहा, ठीक है, बस मुझे 2 मिनट दीजिए। फिर उसने दुकान से अपना सामान लिया और बूढ़ी औरत को छाते में लेकर लगभग 150 से 200 मीटर दूर एक चौराहे तक छोड़ने चली गई। बुढ़िया की उम्र तब लगभग 70 से ऊपर लग रही थी। मेघा ने उनसे पूछा, अब माँ जी, आप कहाँ रहती है? मतलब मेरे पति अभी काम से आते ही होंगे, चाहो तो मैं उनसे कह देती हूँ, वो आपको घर तक छोड़ देंगे। तब बुढ़िया ने उसे कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पास में ही रहती हूँ, मेरा बेटा या बहू मुझे लेने आते ही होंगे। अब सबसे अजीब बात यह थी कि वो बुढ़िया चलते चलते भी मुस्कुराते हुए मेघा को ऊपर से नीचे तक बार बार देख रही थी। और तभी बीच रास्ते में उसने मेघा से पूछा, बेटा, क्या तुम माँ बनने वाली हो? ये सुनकर मेघा थोड़ी चौंक गई, क्योंकि उसका पेट इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था कि किसी को पता चले कि वो गर्भवती है। उसने बहाना बनाया और उस बात को टाल दिया। अब थोड़ा आगे जाकर बुढ़िया चौराहे पर एक बंद दुकान की छत के नीचे खड़ी हो गई। मेघा वहां से निकलने ही वाली थी कि अचानक बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया। बुढ़िया के ठंडे हाथ के स्पर्श से मेघा के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई और उसने पूछा, क्या हुआ माँ जी? बुढ़िया उसे देख मुस्कुराई, उसके सिर पर हाथ फेरा और अपनी कमर से एक थैला निकाला। उसमें से एक मिठाई निकालकर उसे आगे करते हुए बोली, ये लो, भगवान का प्रसाद है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए इसके अलावा कुछ नहीं है। मेघा वो प्रसाद लेने से मना करने लगी, लेकिन बुढ़िया बार बार कह रही थी, अरे बेटा, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, यह भगवान का प्रसाद है, इसे मना नहीं करते, प्यार से दे रही हूँ, लो, खा लो। मेघा ने प्रसाद ले लिया, लेकिन उसे खाया नहीं। उन्हें धन्यवाद कहा और वहां से वापस निकलने लगी। बरसात होने की वजह से उसके एक हाथ में थैला और छाता था, तो दूसरे हाथ में उसने प्रसाद को अपनी मुट्ठी में दबा कर रखा था। थोड़ी दूर आगे एक छोटा पुराना मंदिर था, बस 2.5-3 फीट का। जब वो मंदिर के पास से गुजर रही थी तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके हाथ में कुछ रेंग रहा है, जैसे उसके हाथ में कोई कीड़ा हो। और अगले ही पल उसका हाथ जलने लगा और इतना तेज झटका लगा कि उसने तुरंत हाथ झटक दिया। हाथ झटकते ही वो मिठाई वहीं पानी में गिर गई। वो मिठाई कहाँ गिरी ये मेघा देख नहीं पाई, लेकिन उसके हाथ पर एक काला दाग बन गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे जलने पर कोई निशान बन जाता है। उसने पीछे पलट कर देखा तो वहां वो बुढ़िया नहीं थी जहां उसने उसे छोड़ा था। मेघा घबराकर सीधे घर चली गई और घर पहुंचकर रोने लगी। तब मेरी माँ घर पर नहीं थी। उसने मुझे फ़ोन किया था, पर मैं अपने एरिया के करीब था
और बारिश भी थी, इसलिए मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया। जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि मेघा एक कमरे में बैठी रो रही थी। उसने मुझे उसके साथ जो कुछ हुआ वो सारा किस्सा बताया। मैंने तब उसका हाथ देखा तो हाथ पर सच में जलने का एक निशान बना था। मैं भी हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर मैंने उसे समझाया कि शायद कुछ अजीब हुआ होगा या कुछ और वजह रही होगी। उसे समझाकर मैंने शांत किया। माँ जब घर आई तब मैंने माँ को भी वो घटना बताई और उसने कहा कि मेघा को अपना खुद ख्याल रखना होगा। और ये बात सच थी कि जब ये सब हुआ था तब मेघा को 3 महीने पूरे हो चुके थे, लेकिन उसका पेट उतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। अब हमने सोचा कि उस दिन की घटना को नज़रअंदाज कर दे और अपने रोज़मर्रा के कामों पर ध्यान दे। लेकिन उसके 6-7 दिन बाद एक और घटना हुई। मेघा जहाँ जॉब कर रही थी वो ऑफिस हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। शाम का वही वक्त हो रहा था, 6 या 6:30 बजे का। मेघा को सब्जियां वगैरह लेनी थी और इसलिए उसने रिक्शा लेने के बजाय पैदल जाने का फैसला किया। पास की ही एक जगह से उसने सब्जी वगैरह ली और घर की ओर निकल पड़ी। हमारी बिल्डिंग से बस थोड़ी ही दूरी पर बड़ी नदी बहती है। वो बारिश के दिन थे तो नदी पानी से भरी हुई थी और तेजी से बह रही थी। अब जब वो नदी का पुल पार कर रही थी तब उसने सामने देखा, पुल की दूसरी तरफ से वही बूढ़ी औरत चलकर आ रही थी। मेघा उसे देख बहुत घबरा गई और उसने तुरंत मुझे फोन किया। उस वक्त मैं घर की तरफ ही आ रहा था और मेघा ने तब मुझे बताया कि वही बूढ़ी औरत उसके सामने से चलकर आ रही है और इसलिए वो बहुत घबराई हुई है। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उस बुढ़िया को देखने के बाद उसके हाथ पैर कांपने लगे थे और वो एक कदम भी चल नहीं पा रही थी। मैंने तुरंत अपनी माँ को फोन किया और उन्हें जल्द से जल्द पुल पर जाने के लिए कहा। मैं भी उसकी ओर निकल पड़ा ताकि मैं उस बुढ़िया को देख सकूं। मैंने तब माँ से कहा कि तुम फोन पर मेघा से बात करती रहो, मैं 10 मिनट में वहां पहुंच रहा हूं। माँ घर से निकली और फोन पर मेघा से बात करते करते आगे बढ़ने लगी। अब आगे जो हुआ वो मुझे घर आने के बाद माँ ने बताया था। जब माँ मेघा की तरफ जा रही थी तभी मेघा ने कहा कि वो बुढ़िया पुल की दूसरी तरफ खड़ी है और उसे ही घूरकर देख रही है। मेघा उस वक्त रेलिंग के पास खड़ी थी, उससे थोड़ी ही दूरी पर। उस बुढ़िया ने मेघा को मुस्कुराकर अपने पास आने का इशारा किया। मेघा ने फोन पर माँ को यही बताया कि वो मुझे अपने पास आने का इशारा कर रही है और ये सुनते ही मेरी माँ और तेज चलने लगी। 2-4 बार अपना हाथ हिलाने के बाद उस बूढ़ी औरत ने मेघा को वहीं से आवाज दी, इकडे ये बघ इथे काय आहे। उसका मतलब था कि वो मेघा को बुलाकर उसे पुल के नीचे नदी के बहते पानी की ओर ले जाना चाहती थी। पर मेघा घबराई हुई अपनी जगह पर ही खड़ी थी। माँ ने भी उसे कहा कि तुम वहीं रुको, आज मैं उसे सबक सिखाती हूँ। लेकिन माँ वहां पहुंचती उससे पहले ही उसे फोन पर मेघा की तेज चीख सुनाई दी। किसी ने पीछे से उसके बाल पकड़कर खींचे थे। उसने तुरंत अपनी तरफ की रेलिंग पकड़ ली। छाता उसके हाथ से नीचे गिर पड़ा और तभी किसी ने उसके पैर पकड़कर उसे नीचे खींचने की कोशिश की। रेलिंग को पकड़ने की वजह से मेघा नीचे गिरने से बच गई। छाता हवा में उड़कर न जाने कहां चला गया। मेघा अपने दोनों हाथों से रेलिंग को पकड़े हुए जोर जोर से चीखने लगी। माँ जब वहां पहुंची तब मेघा रेलिंग को पकड़े हुए रो रही थी। माँ ने तब उसे पूछा, वो बुढ़िया कहाँ गई? मेघा ने डरते हुए पुल की दूसरी तरफ इशारा किया, लेकिन तब वहां कोई भी नहीं था। माँ ने उसे कहा भी, वहां तो कोई नहीं है, कहाँ गई वो बुढ़िया? मेघा घबरा कर इधर उधर देखने लगी, पर वो बुढ़िया ऐसे गायब हो चुकी थी जैसे बारिश के पानी में वो घुल गई हो। मेघा सहम कर वहीं खड़ी हो गई। छाता कहाँ गया उसे पता ही नहीं चला। तब तक मैं भी पुल पर पहुंच गया। मेघा रोते हुए मुझे यही कह रही थी कि वो बुढ़िया अभी यहीं खड़ी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने उसे गाड़ी पर बिठाया और कहा कि सीधे घर चलो। माँ भी 5 मिनट में हमारे पीछे पीछे घर आ गई। पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि ना तो मुझे आते हुए कोई बूढ़ी औरत दिखाई दी थी और न ही माँ को।
हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बुढ़िया अचानक गायब कैसे हो गई, क्योंकि वो रास्ता ऐसा नहीं था कि कोई इतनी जल्दी से वहां से पार कर जाए। अब माँ और मुझे मेघा की बहुत चिंता होने लगी थी। मैंने उसे काम छोड़ देने के लिए कहा, क्योंकि ऐसी हालत में उसका बाहर जाना ठीक नहीं था। मेरी माँ भी मेरी बात से सहमत थी। मेघा ने मेरी बात मान ली और अगले ही दिन वो काम छोड़ दिया।